वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके जो भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में उसी के कंटिन्यूएशन में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेशन 4, दैट इज कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है कि बेसिकली कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक बार हम दोबारा से देखेंगे। ये देखिए, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन होने के लिए सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक प्रॉपर चैनल का होना ज़रूरी है जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर जो है अपने मैसेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकें। तो कम्युनिकेशन साइकिल जो होता है, बेसिकली सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किससे, रिसीवर से, थ्रू अ चैनल। और रिसीवर क्या करता है, उसके मैसेज को रिसीव करके फीडबैक देता है सेंडर को। ठीक है, फिर ये जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता रहता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। तो जब सेंडर और इस पूरे के पूरे साइकिल को चलाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर चैनल का होना जरूरी है। चैनल इज द मीडियम ऑन विच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंड, कि कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड की जाएगी। अब वो मीडियम डिपेंड करेगा आपका सिचुएशन टू सिचुएशन, कि जहाँ पर जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका मीडियम डिसाइड किया जाएगा। कई बार वो मीडियम मीटिंग हो सकती है, कई बार फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, कई बार वो जो चैनल है वो टेलीफोन कॉल हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, जिसके थ्रू मैसेज या इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव किया जा सके और फीडबैक दिया जा सके। ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का साइकिल कहलाता है। अब कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर आपने देखा होगा एक टर्म आ रही है फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन साइकिल में। फीडबैक का मतलब क्या होता है, व्हेन यू शेयर योर व्यूज, व्हेन यू शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट समथिंग, दैट इज योर फीडबैक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब फीडबैक हमेशा आपका दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है फीडबैक, फीडबैक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, व्हेन यू प्रेज समथिंग, जब आप किसी की तारीफ करते हो, आपने कुछ अच्छे से सुना, किसी ने आपको कोई कुछ आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की या कुछ आपके साथ कोई मैसेज शेयर किया, आपने उसको अच्छे से सुना और आपने उसकी तारीफ करी, आपने क्या किया, उसको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, तो वो होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, कि आपने उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, व्हेन यू डिड नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको हो सकता है वो चीज़ समझ ही ना आई हो, आपको उस पर्टिकुलर मैसेज का, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का मोटिव ही ना आपको क्लियर हुआ हो, तो आप क्या करोगे, आप जैसा भी आपके थॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेगेटिव फीडबैक दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने प्रेजेंटेशंस देनी है आपकी क्लास में, अगर आपको बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी टॉपिक पे, तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जिनको टीचर प्रेज करती है, बाकी स्टूडेंट भी प्रेज करते हैं, वो क्वेरीज को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कहीं पर अटक जाते हैं, हो सकता है कि जो टॉपिक उन्होंने लिया था उसको उन्होंने ठीक से जस्टिफाई ना किया हो, नॉलेज के बेसिस पे कहीं पर वो लैक कर रहे हो, तो उनको जो फीडबैक मिलता है कि यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप इम्प्रूव करो अपने आप को, यहाँ पर ये कमी थी, नेक्स्ट टाइम यू नीड टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। तो इस तरीके का फीडबैक नेगेटिव होता है। वैसे किसी भी फीडबैक को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, अगर आप उसे भी पॉजिटिव वे में लोगे देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। एंड थर्ड होता है नो फीडबैक। नो फीडबैक मीन्स व्हेन द पर्सन इज टोटली डिसअग्री विद द आइडिया और द इंफॉर्मेशन दैट यू आर शेयरिंग विद। तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द फीडबैक ऑल्सो, कि वो आपको फीडबैक देना ही नहीं चाहते हैं। तो फीडबैक के बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप्स बताए थे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और आपका नो फीडबैक। अब जो फीडबैक होता है, फीडबैक आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि फीडबैक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि जब कभी आप फीडबैक दो तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस हिसाब से आपको फीडबैक देना है। सबसे पहला तो फीडबैक जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि जो आपने इंफॉर्मेशन सुनी है, जो मैसेज आपने लिया है, उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो, टाइमली होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आज अगर आपको किसी चीज का फीडबैक देना है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आज आई है, आपके पास कोई मेल आई है, आपको उसका रिप्लाई आज ही करना है। ऐसा नहीं कि आप 5 दिन के बाद उसका फीडबैक दोगे, तो इट वोंट हेल्प द पर्सन। वो जिसके लिए भी वो मेल या इन्फॉर्मेशन या जो भी मैसेज होगा वो उसको नहीं इतना इम्पैक्ट करेगा। तो इसको आपको डिले नहीं करना चाहिए, टाइमली फीडबैक होना चाहिए। feedback should be polite होना चाहिए। although if you are not liking the person is sharing with you, the person has delivered मतलब if a person has delivered a lecture or something, and though if you are not liking that, तो अगर आपका dislike या disagreement भी है, that should also be in a polite language। उसको भी polite language में आपको बड़े प्यार से आपको अपनी बात को रखना होता है। harsh words का और harsh language का आपको यूज नहीं करना चाहिए फीडबैक देते टाइम। नेक्स्ट है ऑफरिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट। अब फीडबैक जब भी आप देते हो तो आपको अपनी तरफ से अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए कि दैट वी आर विद यू। although you are lacking in this particular area, or this particular information was not up to the mark, then still we are with you, we will help you in improving you। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आपको सपोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रखना चाहिए, क्योंकि फीडबैक शेयरिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये। ठीक है, आपका ये कंटिन्यू रहना चाहिए एंड सपोर्टिव होना चाहिए फीडबैक आपका। तो कभी भी ऐसा ना लगे कि भाई मतलब गलत फीडबैक दिया है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक दिया है। नेक्स्ट है, अब इम्पोर्टेंस क्या है फीडबैक का, क्यों देना ज़रूरी है फीडबैक। सबसे पहला है, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। आप अच्छा फीडबैक तभी दे सकते हो जब आप सामने वाले को अच्छे से सुनोगे। तो जब अगर आपने अच्छे से सुना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव फीडबैक। सेकेंड है, इट मोटिवेट्स। अब फीडबैक्स जो होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको अपने अंदर इम्प्रूव करने की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए उसको मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज डिलीवर्ड अ वेरी गुड लेक्चर और वेरी गुड प्रेजेंटेशन, तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको अच्छा फीडबैक देंगे। तो उससे उसको और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने ये इतना अच्छा काम किया है, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा काम करूंगा। इट इज ऑलवेज देयर। हमेशा जब भी आप देखोगे कि कम्युनिकेशन फीडबैक के बिना अधूरा है। आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे या सामने वाला आपको फीडबैक नहीं देगा, वो जो कम्युनिकेशन का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो फीडबैक शुड ऑलवेज बी देयर इन अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इट बूस्ट लर्निंग। फीडबैक देने से लोगों की लर्निंग इंप्रूव होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाहे हम अपने काम में जितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट कई बार क्या होता है कि हम भी कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, हम भी कुछ कुछ चीजों पे लैक करते हैं, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें खुद को नहीं पता चलता, वो सामने वाले को पता चलता है। तो जब वो सामने वाले से हमें फीडबैक मिलता है, देन वी ट्राई टू मेक अ बेटर प्लान, देन वी ट्राई टू डेवलप इम्प्रूव्ड, मतलब अपने आप को हम इम्प्रूव अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा काम है, चाहे वो मेरा मेरा काम है, चाहे वो टीचिंग का है, चाहे वो किसी का प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी का कुछ भी काम है। तो एक बार जब फीडबैक मिल जाता है, आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये कमियां थी, आप क्या करोगे, उन लर्निंग्स को अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और फिर से उसको इम्प्रोवाइज करके दुनिया के सामने वापस से आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप अच्छा फीडबैक देते हो तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नेगेटिव फीडबैक देते हो तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो हमेशा जो परफॉर्मेंस है वो पर्सन की इम्प्रूव ही होती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन है इसमें आपका सेशन 5, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव, अभी हम क्योंकि कम्युनिकेशन की ये बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना जाए और जो लोग हैं आपकी बात से एग्री हो, मतलब आप कन्विंस कर पा रहे हो उनको, अपने जो भी आपने बातें उनको बोली हैं। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कम्युनिकेशन के, जो कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर होने ज़रूरी हैं, जिन्हें हम 7 C's बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? 7 C's। अगर इन 7 C's में से कोई एक भी अगर आपके कम्युनिकेशन में एब्सेंट होता है, कोई एक भी मिसिंग होता है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहलाती है। अब वो कौन से ऐसे 7 C's हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है आपका क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। सबसे पहले तो यू शुड
बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया यू वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। जो भी आप अपनी ऑडियंस को कहना चाहते हो उस आइडिया के अंदर आप खुद क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी अपनी कोई तैयारी नहीं है और आप स्टेज पे जाके खड़े हो गए और आपने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, इफ somebody asks you question in between and you would not be able to answer that। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि what you are going to deliver today, what you are going to मतलब प्रेजेंट टुडे, कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके लोग हैं जिनको आपको मैसेज देना है या कम्युनिकेशन करना है, आपको अच्छे से क्लियरली अपने अंदर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसाइंस। कंसाइंस का क्या मतलब होता है? कंसाइंस होता है यू नीड टू यूज वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, सिंपल वर्ड होने चाहिए, बहुत ज्यादा आपको हैवी लिटरेचर वाले शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। छोटे में मतलब बड़ी बात को भी आपको कम शब्दों में कहना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपने तैयार कर लिया है बट वो लंबा चौड़ा भाषण का कोई मतलब नहीं रह जाता व्हेन ऑडियंस इज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स यू। तो जब आपका जो भी लेक्चर है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, वो कंसाइज रहेगी, मतलब टू द पॉइंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट है concrete। concrete means use exact words and facts। whatever facts, whatever words you are using in your presentation, that should be concrete। वो बिल्कुल exact होने चाहिए। ऐसा झूठा कुछ भी आपको वहां पर अपनी presentation के अंदर नहीं present करना चाहिए which is not real। ठीक है, नेक्स्ट इज करेक्ट। यू शुड ऑलवेज चेक योर स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स बिफोर प्रेजेंटिंग। हमेशा आपको अपने स्पेलिंग्स, ग्रामर्स और जो भी टेक्निकल चीजें हैं, यू शुड ऑलवेज चेक देम प्रायर टू योर प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन या अपने लेक्चर से पहले उन सब चीजों को प्रिपेयर करके रखना चाहिए, पहले से पहले करेक्ट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप प्रेजेंट करने लगो और स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंटेशन चले और वहां पर कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, इट वोंट लुक गुड। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स कि वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कि जो भी whatever words, whatever phrases you are using in the presentation, in your lecture, that should always be related to the main topic। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मेन टॉपिक तो कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन स्किल्स, आप किसी और चीज की बात कर रहे हो। नहीं, दो अलग अलग चीजों को आप एक साथ नहीं चला सकते हो। जो भी आपको बात करनी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स से ही रिलेटेड होनी चाहिए इफ योर मेन टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट इज कंप्लीट। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करना चाहते हो या सामने वाले के साथ बांटना चाहते हो, दैट शुड बी कंप्लीट इन ऑल सेंस। हर तरीके से वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी शेयर्ड विद पीपल। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जो हैं लोगों के साथ आपको शेयर करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट इज कर्टियस। कर्टियस मीन्स बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमेशा जो भी ऑडियंस, चाहे आपकी कम हो चाहे आपकी लार्ज ऑडियंस हो, यू शुड ऑलवेज बिहेव फ्रेंडली, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सुनने वाले लोग हैं, आपको उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वट एवर फीडबैक दे विल बी गिविंग यू, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट फीडबैक एंड टेक इट एज अ पॉजिटिव वन। आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वट आर द बैरियर्स? बैरियर्स का क्या मतलब होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। किसी भी चीज के अंदर जब रुकावट होती है, दैट इज कॉल्ड अ बैरियर। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं लिंग्विस्टिक, जो कि आपकी भाषा से रिलेटेड हो। कल्चरल, जो कि आपके कल्चर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब आपके खुद से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एक ही ऑफिस में जब कुछ लोग काम करते हैं तो कई बार मन मुटाव हो जाता है, एक दूसरे से बनती नहीं है, आपस में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड इंटरपर्सनल। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई इस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाए गए हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग। ठीक है, तो दीज आर द सम बैरियर्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर इज अ environmental and natural condition that act as a barrier in communication in sending message from receiver and sender to receiver। ठीक है, टू वे मतलब वही है कि फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा नेचुरल कंडीशन जिसकी वजह से आपका जो मैसेज है वो सेंडर तक नहीं पहुंच पा रहा और जो सेंडर का मैसेज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा। जैसे टेक्स्ट मैसेजेस जब हम भेजते हैं तो कई बार नेटवर्क इशू होता है,
नेटवर्क की वजह से आपका जो मैसेज है वो नहीं जा पाता, ठीक है। या फिर हम बात करें कि जो रिटन मैसेज होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, रादर कि फेस टू फेस हम बैठ के बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके का कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर जो होता है आपका, जो कि लैंग्वेज की वजह से आता है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स आर मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स विच कॉजेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन बिटवीन पीपल। अब दो अगर लोग हैं, दो बिल्कुल अगर टोटली डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर दो अलग अलग, एक जापानीज है और एक इंडियन है, जो और दोनों को ही कोई एक कॉमन भाषा नहीं आती है, जो कि इंग्लिश हो सकती है, दोनों को ही अगर नहीं आती है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम टू कम्युनिकेट। दोनों ही एक दूसरे की बात को जो है वो समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझेंगे भी थोड़ी बहुत तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग उस बात का नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है आपके इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर आपके तब होते हैं जब आपके सामने वाला व्हेन इज नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, इज नॉट विलिंग टू लिसन टू यू, ऐसे जब भी कभी होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जैसे कई बार घर में भी हो जाता है, आपके घर में किसी से छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो आप बात करना बंद कर देते हो, फिर दूसरे दूसरे लोग आपके मीडिएटर बनते हैं और आपको मनाया जाता है। तो सेम इसी तरह से ऑफिस के अंदर भी होता है कि व्हेन वी आर हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन समथिंग, व्हेन टू पीपल और थ्री पीपल आर डिसएग्री विद समथिंग, तो वो आपस में उनकी बनती नहीं है, उनके व्यूज अगर मिलते नहीं है, तो वहां पर इंटरपर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं क्यों बोलूं और मैं उसका कहा क्यों मानूं, मैंने तो ऐसे बोला था, मेरा आइडिया ज्यादा इफेक्टिव है। तो दीज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जब जहां पर हो जाता है, तो कम्युनिकेशन तो वहां पर रहा नहीं क्योंकि आपका काम नहीं हो पा रहा, तो वहां पर इंटरपर्सनल बैरियर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर आते हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशंस आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट फॉलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बिहेवियर नॉर्म्स एक्सेट्रा। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस हर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम करने का तरीका होता है, एक हायरार्की मेंटेन होती है कि पहले आपके प्रेसिडेंट होते हैं, फिर सीईओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, देन मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे 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 लोग जो हैं काम करते रहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल लेबर ग्रेड का जो पर्सन होगा दैट ही और शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उनको एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है, फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके कंपनी के, उनको फॉलो करते हुए आपको अपनी बातों को कहना पड़ता है। तो कई बार ऑल दीज थिंग्स मेक्स द प्रोसेस स्मूथ, और कई बार क्या होता है कि जहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको उसकी शिकायत करनी है, तो वहाँ पर चैनल बहुत लंबा हो जाता है, और जिस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, और कई बार पूरे के पूरे चैनल को देखते हुए लोग जो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को है वो इन बिटवीन ही स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, उसे पूरी नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं एज ए बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स आपके कौन से होते हैं? अब ये तो आपको पता है कि भारत देश के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, और आजकल जो कल्चर है मोस्टली एमएनसी का कल्चर है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इंडिया में भी हैं, यहाँ से इंडिया के लोग बाहर भी जाके काम करते हैं। तो कई बार व्हेन पीपल एट द सेम वर्क प्लेस जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके ओपिनियन अलग होता है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो कई बार इन सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हुए हमें काम करना पड़ता है, और इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस के बाद भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ता है। बट कई बार कल्चरल जो बैरियर्स हैं वो भी आ जाते हैं, कई बार लोग डिसअग्री हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, तो वहां पर कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हाउ कैन वी ओवरकम द बैरियर्स, कि जो भी बैरियर्स हमारे पास आ रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला है यूज सिंपल लैंग्वेज। आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, ये सभी को आती है। इफ यू आर वर्किंग इन
एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग आते हैं, देन यू शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, दैट शुड बी इंग्लिश, ठीक है, वो होनी चाहिए जिसको आप यूज करते हुए आप अपनी बात को कह सको. नेक्स्ट इज डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी. आप कोई भी एजम्पशन किसी के भी कल्चर को लेके, किसी की भी रिलीजन को लेके और जोग्राफिकल जो भी कंडीशंस है उनको लेके आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर मत डालिए. ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. इन पर्सन बात करने की कोशिश कीजिए. जो जिससे भी आपके डिफरेंसेस हैं, जिससे भी आपको बात करनी है, यू शुड ट्राई टू कांटेक्ट देम पर्सनली. यूज विजुअल्स. विजुअल्स के थ्रू, मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर ग्राफिक्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू भी आप बात कर सकते हो. टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज. लैंग्वेज के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आती है, लिंग्विस्टिक आती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग है, सामने वाले की लैंग्वेज अलग है, तो आप लोग ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो. ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी बात को भी सुन लेगा और उसकी बात को भी सुन लेगा, देन वो दोनों की बातों को एक दूसरे के साथ बता देगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो जाएगी. एंड नेक्स्ट इज बी रिस्पेक्टफुल फॉर द अदर्स ओपिनियन. हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको दूसरों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यू आर द सुपीरियर, कि आप सुपीरियर हो, दूसरे मेरे आगे कोई नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो दूसरों का जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. तो दीज आर द some barriers which occurs usually in communication and the different way we can overcome those barriers. In next session we will be discussing about writing skills, part of which that is session 6. आज के लेक्चर में इतना ही है. अगले सेशन में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में. तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए. और दूसरी बात ये कि अगर आप में से कुछ लोग कुकिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आई हैव अ कुकिंग चैनल ऑल्सो. यू कैन, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन. यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई कुकिंग चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू सो मच.